अरे वाह, क्या मावा है। ठहरो ठहरो ठहरो। पीए यानी कि पर्सनल असिस्टेंट। यस सर। ये दफ्तर किसके कंधों पे चलता है? आपके कंधों पर। मुझे गम खिलाओ पिताजी, मुझे आंसू पिलाओ माताजी, ताकि मेरे जौहर पर निखार आए, नकद नहीं तो उधार आए। मतलब ये कि आपने शराब पी, ऊपर मेहरबानी की, ऊपर से मैं पैसे ले लूं? इस शराबी को उठाकर बाहर फेंक दो, गुरुदत्त ने नवकेतन फिल्म्स के स्टाफ से कहा। और वाकई में उस शराबी को बाहर कर दिया गया। हालांकि वो कोई शराबी नहीं था, वो थे बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी, जो उस वक्त तक जॉनी वॉकर नहीं बने थे। क्या था वो किस्सा, चलिए जानते हैं। देख लेना, आवाज करती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि बलराज साहनी जी ने एक दिन बदरुद्दीन काजी को बस में देखा था। उन दिनों बदरुद्दीन बस कंडक्टर हुआ करते थे और टिकट बनाते वक्त वो तरह तरह की आवाजें निकालकर लोगों का मनोरंजन करते थे। उनका वही अंदाज बलराज साहनी जी को पसंद आ गया। एक दिन बलराज साहनी बदरुद्दीन को अपने साथ लेकर गए नवकेतन फिल्म्स के ऑफिस। वहां उन्होंने गुरुदत्त की ओर इशारा करते हुए बदरुद्दीन से कहा, देखो वो फिल्म का डायरेक्टर है, उसका नाम गुरुदत्त है, अगर तुमने उसे पटा लिया तो तुम्हारा काम बन गया समझो। बदरुद्दीन ने सोचा कि वो ऐसा क्या करें जिससे ये डायरेक्टर खुश हो जाए। बदरुद्दीन फिल्मों में काम करना तो चाहते ही थे, चंद फिल्मों में वो क्राउड का हिस्सा बन भी चुके थे, लेकिन अब तो चांस था कि उन्हें फिल्म में कोई रोल मिल जाए। बदरुद्दीन को याद आया कि कुछ साल पहले वो माहिम के मेले में रात को साइकिल पर घूमते हुए तरह तरह की आवाज़ें निकालकर सामान बेचते थे और तब वो शराबी की नकल भी करते थे। बदरुद्दीन ने वही शराबी की एक्टिंग करने का फैसला किया। वो शराबी की तरह लड़खड़ाते हुए नवकेतन फिल्म्स के ऑफिस में घुसे और गुरुदत्त जी को परेशान करने लगे। थोड़ी देर तक तो गुरुदत्त उस अनजान शराबी को बर्दाश्त करते रहे, लेकिन आखिरकार उनके सब्र का बांध टूटा। उन्होंने नवकेतन पिक्चर्स के स्टाफ से कहा कि इस शराबी को यहाँ से भगा दो, उठाकर बाहर फेंक दो। बदरुद्दीन को जब स्टाफ ने बाहर निकाल दिया तो बलराज साहनी उन्हें फिर से अपने साथ लेकर गुरुदत्त जी के पास गए और बोले, गुरु ये शराबी नहीं है, ये तो शराबी की एक्टिंग कर रहा था। अगर तुम्हें इसकी एक्टिंग किसी काम की लगी हो तो बाजी में इसे कोई रोल दे दो। कौन बोलता है पीटा हूँ? ये देखो, बोतल खाली तो है। बदरुद्दीन की शराबी वाली एक्टिंग गुरुदत्त जी को वाकई पसंद आई। वो बदरुद्दीन से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, रोल तो है लेकिन एक ही सीन का रोल है। जेल में देवानंद को एक शराबी चिट्ठी देता है, अगर वो रोल करना चाहो तो वो तुम्हें मैं दे सकता हूँ। देवानंद जैसे बड़े स्टार के साथ काम करने का मौका भला कोई कैसे ठुकरा सकता था। तो बदरुद्दीन ने भी कहा कि वो बिल्कुल शराबी का वो रोल निभाएंगे, उन्हें खुशी मिलेगी वो रोल निभाकर। और इस तरह गुरुदत्त साहब की बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म बाजी से बदरुद्दीन काजी का भी एक्टिंग का सफ़र शुरू हो गया। बाजी 1951 में रिलीज हुई थी और ज़बरदस्त हिट रही। फिल्म में एक ही सीन में दिखे बदरुद्दीन को लोगों ने बड़ा पसंद किया। वास्तव में उसी सीन से बाजी फिल्म में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट भी आता है, इसलिए दर्शकों की नज़रों में बदरुद्दीन चढ़ गए। उनकी चर्चा सिने लवर्स के बीच होने लगी। लोग नवकेतन के ऑफिस में फ़ोन करके पूछने लगे कि वो शराबी कौन था और अब वो कौन सी फिल्म में दिखेगा। ओ मदन, क्यों भैया खिचड़ी विचड़ी मिली कि नहीं इधर? नवकेतन फिल्म्स ने अगली फिल्म अनाउंस की जो थी टैक्सी ड्राइवर। और चूंकि देव आनंद जी भी बदरुद्दीन से बहुत खुश थे तो उन्होंने तय कर लिया कि टैक्सी ड्राइवर में भी वो बदरू को किसी न किसी रोल में ज़रूर लेंगे। दूसरी तरफ गुरुदत्त साहब ने अपनी खुद की फिल्म कंपनी शुरू की। उन्होंने आर पार फिल्म अनाउंस की और उन्होंने भी बदरुद्दीन से कहा कि इस फिल्म में भी तुम काम करोगे और इसमें तुम्हारा रोल अच्छा खासा लंबा होगा। गुरुदत्त ने तो ये भी कहा कि वो इस फिल्म में बदरुद्दीन के ऊपर एक गाना भी फिल्माएंगे। जीवन में अचानक से आए इतने बदलावों से बदरुद्दीन बड़े खुश थे। उन्हें अपना भविष्य दिखाई देने लगा था।
लेकिन दिक्कत ये थी कि फिल्म इंडस्ट्री में अभी तक उनका कोई नाम तय नहीं हुआ था। बाजी में वो दिखे ज़रूर थे, मगर उनका कोई नाम उस फिल्म में नहीं दिया गया था, यानी क्रेडिट्स में बदरुद्दीन का जिक्र भी नहीं किया गया था। इस बारे में कई लोगों ने सोचा कि बदरुद्दीन का फिल्मी नाम क्या होना चाहिए। बदरुद्दीन नहीं चाहते थे कि उनका असली नाम यानी बदरुद्दीन काजी फिल्मों में इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि वो नाम फिल्मी नहीं धार्मिक ज्यादा लगता था। अरे वाह 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 वाह, ऐसा कैसा होगा, तौबा काहे को करता। एक दिन देव साहब के बड़े भाई चेतन आनंद ने बदरुद्दीन से कहा कि तुम्हारे लिए ऐसे फोन्स बहुत आते हैं जिसमें लोग पूछते हैं कि वो शराबी कौन था, क्यों ना तुम कुछ ऐसा ही नाम रखो जो शराब से ही मिलता जुलता हो। कुछ देर की माथापच्ची के बाद तय हुआ कि बदरुद्दीन का फिल्मी नाम होगा जॉनी वॉकर। वो नाम गुरुदत्त जी को भी पसंद आया और खुद बदरुद्दीन को भी अच्छा लगा, और इस तरह बदरुद्दीन काजी बन गए जॉनी वॉकर। इस नाम से जो पहली फिल्म उनकी रिलीज हुई थी वो थी गुरुदत्त की आर पार। उसके बाद आई थी टैक्सी ड्राइवर, और वो दोनों ही फिल्में भी बहुत हिट रही थी। फिर तो बदरुद्दीन काजी उर्फ जॉनी वॉकर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसको मालूम नहीं कि काम करने से तो तरक्की मिलेगी, इंक्रीमेंट मिलेगा, लेकिन ये चीज कहाँ मिलेगी। जॉनी वॉकर जी का जन्म हुआ था 11 नवंबर 1926 को, जबकि 29 जुलाई 2003 को जॉनी साहब ये दुनिया छोड़ गए। इस वीडियो में हम जॉनी वॉकर जी के बारे में ऐसी ही और भी कई रोचक बातें जानेंगे, और यकीन कीजिएगा साथियों, जॉनी वॉकर जी की ये कहानियाँ आपको बहुत पसंद आएगी। इसलिए इस वीडियो को लाइक और किस्सा टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे और बढ़ते हैं। हाँ, एक और बात, इन सभी कहानियों को जॉनी वॉकर जी के पुत्र व एक्टर नासिर खान जी ने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से कहा है। तो चलिए जॉनी वॉकर साहब की अगली कहानी जानते हैं। कोई पतिवती नहीं, मुझको पति नाम से नफरत है, इसी तुम्हारा ही मरना चाहता हूँ। अचानक दिलीप कुमार के घर का फोन बजा। वो 29 जुलाई 2003 का दिन था। इत्तेफाक से फोन दिलीप साहब ने ही उठाया। उधर से आवाज आई, साहब मैं जॉनी वॉकर के घर से बोल रहा हूँ। ये सुनकर दिलीप साहब बड़े खुश हुए, बोले अरे वाह, आज मैं जॉनी वॉकर से मिलने ही आ रहा था, और लीजिए पहले उनका ही फोन आ गया, ज़रा उनसे बात करवाइए। उधर से जवाब मिला, यूसुफ साहब आपके दोस्त अल्लाह को प्यारे हो गए, वो अब नहीं रहे। ये सुनकर दिलीप कुमार का दिल बैठ गया। उन्हें बहुत अफसोस हुआ। पिछले कई महीनों से उन्होंने जॉनी वॉकर से मुलाकात नहीं की थी। किसी बात को लेकर दोनों के बीच मनमुटाव हो गया था। कुछ कॉमन दोस्तों ने दिलीप साहब और जॉनी वॉकर जी के बीच आई दूरियां ख़त्म कराने की कोशिश की थी। नतीजा, दोनों मिलने और बात करने को तैयार हो गए थे। पहल जॉनी वॉकर साहब ने की थी। दोनों फिर से फोन पर बात करने लगे। अरे सर तो एक दिन ऊंचा होके रहेगा बाबू। अरे वाह प्यारे, खूब मतलब समझे। एक दिन जॉनी वॉकर जी ने फोन पर ही दिलीप साहब से कहा, यूसुफ साहब आपसे मिलने का बहुत दिल है, लेकिन तबीयत साथ नहीं देती, क्यों ना आप ही किसी दिन मेरे घर आ जाएं। दिलीप कुमार जी ने हामी भर दी और कहा कि जैसे ही उन्हें वक्त मिलेगा वो तुरंत जॉनी साहब के घर आएंगे। लेकिन कई दिन गुजर गए। दिलीप कुमार जॉनी साहब से मिलने उनके घर ना आ सके, और फिर उस दिन जॉनी वॉकर जी की मौत की खबर दिलीप साहब तक आई। कहते हैं कि दिलीप कुमार जी को ये बात बहुत कचोटती थी कि वो अपने दोस्त से आखिरी दफ़ा मिलने उसके घर ना जा सके। कई इंटरव्यूज़ में दिलीप साहब ने यह मलाल जाहिर किया था। खैर, अब तो दिलीप कुमार जी भी इस दुनिया में नहीं रहे। हो सकता है कि दूसरी किसी दुनिया में दिलीप साहब ने जॉनी वॉकर जी से अफसोस जाहिर किया हो। देखो बाबूजी, ये सड़क जो है ना तो इस पे चलेगा तांगा, अच्छा, और वो दूसरी वाली जो है उस पे चलेगी लारी। चलिए अगली कहानी जानते हैं। साल 1996 के एक दिन की बात है। जॉनी वॉकर अपने बेटे नासिर खान के साथ चेन्नई जा रहे थे। वहाँ उन्हें चाची 420 फिल्म की शूटिंग करनी थी। जॉनी वॉकर जब प्लेन में थे तो बहुत डरे हुए थे। वो बार बार अपने बेटे का हाथ पकड़कर घबराहट में उससे पूछते, सब ठीक हो जाएगा ना नासिर, कुछ होगा तो नहीं।
नासिर ने जोनी साहब को दिलासा देते हुए कहा, कुछ नहीं होगा डैडी, सब पुरानी बातें हैं। तो जोनी साहब ने अपने बेटे नासिर से कहा, तू नहीं जानता नासिर, तू नहीं जानता, तू कुछ नहीं जानता। तो क्या जॉनी वॉकर को प्लेन में डर लगता था? क्या उनके साथ प्लेन में कभी कुछ हुआ था जो उस दिन उन्हें प्लेन में बैठते हुए इतना डर लग रहा था, या कोई और ही बात थी? दिले बेताब तमन्नाई है, आओ आओ यूं न मचला करो, लिल्लाह करम फरमाओ। कहानी यहाँ से कुछ साल पीछे जाती है। ये उन दिनों की बात है जब जॉनी वॉकर अपने करियर के शिखर पर थे। उन दिनों जब साउथ फिल्म इंडस्ट्री के मेकर्स ने हिंदी फिल्में बनानी शुरू की तो वे हिंदी कलाकारों को शूटिंग के लिए चेन्नई ही बुलाते थे। उस जमाने में जॉनी वॉकर भी साउथ में बनी बहुत सारी हिंदी फिल्मों का हिस्सा थे। 60 के दशक की शुरुआत में वो एक फिल्म की शूटिंग के लिए जब चेन्नई, जो तब मद्रास हुआ करता था, वहाँ पहुँचे तो 2-3 दिन बाद ही उनके भतीजे की मौत हो गई। भतीजे की मौत की खबर मिली तो जॉनी साहब को शूटिंग छोड़कर वापस मुंबई आना पड़ा। फिर कुछ महीनों बाद जॉनी वॉकर चेन्नई में ही किसी और फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, लेकिन तभी उन्हें खबर मिली कि उनके पिता का इंतकाल हो गया है। एक दफ़ा फिर से जॉनी वॉकर जी को शूटिंग बीच में छोड़कर घर लौटना पड़ा, मगर जब कुछ महीनों बाद वो किसी दूसरी फिल्म की शूटिंग के लिए चेन्नई फिर से गए तो होटल पहुंचते ही उन्हें एक और बहुत बुरी खबर मिली। जॉनी साहब होटल के कमरे में दाखिल ही हुए थे। उनका बैग भी अभी उनके हाथ में ही था कि कमरे में मौजूद टेलीफोन बज पड़ा। जॉनी साहब ने फ़ोन उठाया, बैग उनके हाथ में ही था। फ़ोन उठाकर जैसे ही जॉनी वॉकर ने बोला हेलो, उधर से आवाज़ आई, जॉनी, गुरुदत्त नहीं रहे। गला छोड़ भाई, गला सत्तर का नहीं है। मैं हूँ विजय। विजय, वो 10 अक्टूबर 1964 का दिन था। गुरुदत्त साहब की मृत्यु की खबर से जॉनी सदमे में आ गए। गुरुदत्त उनके जिगरी दोस्त थे। उनकी मौत की खबर ने जॉनी वॉकर को बेहद दुखी कर दिया। वो फौरन होटल से निकले और टैक्सी पकड़कर एयरपोर्ट आ गए। उसके बाद जब जॉनी वॉकर मुंबई आए तो फिर उन्होंने कभी चेन्नई वापस ना जाने का फैसला कर लिया। उनके इस फैसले ने उनके करियर पर काफ़ी बुरा असर डाला, क्योंकि उस दौर में साउथ में बनने वाली ज़्यादातर फिल्में बड़े बजट की होती थी। प्रोफेशनली जॉनी साहब को चेन्नई ना जाने की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था, लेकिन उन्हें इस बात का डर था कि अगर वो चेन्नई फिर से गए तो पता नहीं क्या बुरी खबर उन्हें मिले। जॉनी वॉकर ने चेन्नई की फिल्में साइन करना बंद कर दी। कुछ फिल्में जो उन्होंने पहले से साइन की हुई थी, उनके मेकर से जॉनी वॉकर ने कह दिया कि मैं वहाँ नहीं आऊँगा, आप बॉम्बे में ही शूटिंग कंप्लीट कर लें। सालों बाद उन्होंने जब कमल हासन की चाची 420 साइन की थी, तब उन्हें नहीं पता था कि इस फिल्म की शूटिंग के लिए उन्हें भी चेन्नई ही जाना पड़ेगा। लेकिन चूंकि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके थे तो अब तो उन्हें चेन्नई जाना ही था। यही वजह थी कि जब बेटे नासिर खान के साथ वो 1996 में चेन्नई जा रहे थे तो फ्लाइट में इतना ज़्यादा घबरा रहे थे। तुम मरा नहीं अभी तक? ये तो वो जिंदा है। अगली कहानी भी चाची 420 फिल्म से ही जुड़ी है। जब चाची 420 फिल्म की शूटिंग के लिए जॉनी वॉकर साहब अपने पुत्र नासिर खान के साथ चेन्नई गए थे तो चेन्नई में उन्हें एक 5 स्टार होटल में ठहराया गया था। पहली रात होटल में ठहरने के बाद जॉनी वॉकर साहब ने अगले दिन सुबह ठीक 7 बजे अपने बेटे नासिर को जगा दिया। नासिर ने हैरानी से उनसे पूछा, क्या हुआ डैडी? जॉनी वॉकर बोले, 7 बज गए हैं, हमें शूटिंग पर जाना है। बेटे नासिर खान ने कहा, लेकिन शिफ्ट तो 9 बजे की है, फिर इतनी जल्दी क्या है? जॉनी साहब बोले, नहीं नहीं, हमें वक्त पर पहुंचना है, फटाफट नाश्ता मंगा। फिर रूम सर्विस पर कॉल करके नाश्ता मंगाया गया और तैयार होकर 8 बजे जॉनी साहब ने नासिर से फिर कहा कि फटाफट गाड़ी मंगा लो। नासिर ने कहा कि इतनी जल्दी स्टूडियो जाकर हम क्या करेंगे, लेकिन जॉनी साहब ने उनको चुप करा दिया और फौरन गाड़ी बुलाने का ऑर्डर दिया। गाड़ी आई और 15 मिनट में ये लोग स्टूडियो पहुंच गए। स्टूडियो पहुंचते ही जॉनी साहब मेकअप रूम में घुस गए। पता चला अभी तो मेकअप वाला भी नहीं आया है। उन्होंने खुद ही अपना मेकअप करना शुरू कर दिया और फिर
पूरी तरह तैयार होकर ठीक 8:55 पर जोनी साहब अपनी कुर्सी पर बैठ गए और बेटे नासिर से कहा कि डायरेक्टर को बता दो, मैं आ गया हूँ। नासिर खान दुविधा में आ गए, क्योंकि वो बताते तो किसे बताते, वहाँ तो कोई था ही नहीं। दरअसल फिल्म के डायरेक्टर खुद कमल हासन साहब ही थे, और चूंकि उन्हें औरत का मेकअप लेना पड़ता था तो वो मेकअप लेने में उन्हें बहुत देर हो जाती थी, इसीलिए वो अक्सर सेट पर बहुत देरी से पहुंचते थे। खैर, जब कमल हासन आए तो उन्हें पता चला कि जोनी साहब 8 बजे से बैठे हैं। कमल हासन ने सोचा कि शायद उनके असिस्टेंट ने जोनी वॉकर को गलती से जल्दी बुला लिया। कमल हासन ने अपने असिस्टेंट की क्लास भी लगा दी। फिर उस दिन का शूट कंप्लीट कर लिया गया। जोनी वॉकर अपने बेटे नासिर के साथ होटल वापस आ गए। अगले दिन उन्होंने फिर नासिर को सुबह 7 बजे जगा दिया और फिर वही एक दिन पहले वाला सारा घटनाक्रम रिपीट हुआ। नासिर खान काफ़ी हैरान थे। अगले 2-4 दिन भी जोनी वॉकर जी ने ठीक वही किया। वो रोज़ सुबह नासिर को जगाते और नाश्ता करके ठीक 8 बजे होटल से निकल जाते और 9:50-55 तक तैयार होकर अपनी कुर्सी पर बैठकर कहते कि डायरेक्टर को बता दो, मैं रेडी हूँ। हारकर यूनिट के लोगों ने ही जोनी वॉकर से कहा कि सर, आपको कॉल टाइम दिया जाएगा, आप इतनी सुबह आने की परेशानी मत उठाइए। उस दिन जोनी साहब के बेटे नासिर खान ने उनसे पूछ ही लिया कि आप क्यों रोज़ इतनी सुबह आते हो, जबकि आप भी देखते हैं कि शूटिंग देर से ही स्टार्ट होती है। तब जोनी वॉकर बोले, मुझे 9 बजे की शिफ्ट बताई गई है, तो ये मेरा फ़र्ज़ है कि मुझे 9 बजे से पहले ही रेडी हो जाना है। मैंने आज तक ऐसे ही काम किया है और मुझे यही आता है। मैं आगे भी ऐसे ही काम करूँगा। आज ही नौकरी से निकाला गया है, फिर भी मस्ती देखो क्या चल रही है। और फिर हलवा, पराठा, अंडे। चलिए साथियों, नेक्स्ट किस्सा जानते हैं। एक दफ़ा जोनी वॉकर के बेटे नासिर खान के पास किसी एड एजेंसी का फ़ोन आया। नासिर खान ने बतौर मॉडल अपना करियर शुरू किया था। वो एड एजेंसी वाले नासिर को किसी एड में बतौर मॉडल साइन करना चाहते थे। जिस विज्ञापन के लिए वो एजेंसी नासिर को साइन करना चाहती थी, उसकी शूटिंग मध्य प्रदेश में कहीं पर होनी थी। नासिर की पूरी बात हो गई, पैसे की डील भी फाइनल हो गई, लेकिन आखिर में उन्होंने नासिर से कहा कि ठीक है सर, हम आपको ट्रेन की टिकट भेज देंगे, आप आ जाइएगा। ट्रेन का नाम सुनकर नासिर खान का माथा ठनका। उन्होंने कहा कि ट्रेन की टिकट क्यों, मुझे प्लेन की टिकट भेजिए, मैं ट्रेन से ट्रैवल नहीं करता। एड एजेंसी वालों ने कहा कि सर, हमारे पास बजट की कमी है, फ़्लाइट की टिकट बहुत ज़्यादा महंगी है, आपको ट्रेन से ही आना पड़ेगा। इस बात पर नासिर की फ़ोन करने वाले एड एजेंसी के एग्जीक्यूटिव से बहस हो गई और गुस्से में नासिर ने फ़ोन काट दिया। फिर नासिर जैसे ही घूमे, उन्होंने देखा कि पीछे उनके पिता जोनी वॉकर साहब खड़े हैं। जोनी वॉकर ने बेटे नासिर खान को कुछ सेकंड्स के लिए घूरा और फिर उससे पूछा कि क्या हुआ। नासिर खान ने जब पूरा माजरा बताया तो जोनी वॉकर उनसे बोले, तू है कौन नासिर, तू है कौन। नासिर खान को यकीन नहीं हुआ कि उन्होंने क्या सुना था। नासिर खान बोले, क्या। जोनी वॉकर ने फिर से पूछा, नासिर तू है कौन। कंफ्यूज नासिर ने कहा कि आप क्या जानना चाहते हैं डैडी। तब जोनी वॉकर बोले, बेटा काम मांगो, भीख मत मांगो। उनको लगता है कि तेरी हैसियत ट्रेन वाली है, तभी तो वो तुझे ट्रेन से बुला रहे हैं। मेहनत कर, नाम बना, इतना नाम बना कि बिना मांगे तुझे फ़्लाइट की टिकट लोग भेजें। पहले इकोनॉमी क्लास की आएगी, फिर बिजनेस क्लास की आएगी और एक दिन फर्स्ट क्लास की भी आएगी। उस दिन जोनी वॉकर ने जो सीख नासिर खान को दी थी, वो उन्होंने हमेशा अपने साथ रखी। तुम सिर्फ इतना बता दो कि जब एक सड़क है तो फिर ये दूसरी बनाने की तकलीफ क्यों फरमा रहे हैं आप। अगली कहानी है कि कैसे जोनी वॉकर ने एक तरकीब भिड़ाकर हासिल की बेस्ट की बस कंडक्टर की नौकरी। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना। हिंदी सिनेमा के महानतम कॉमेडियंस में से एक जोनी वॉकर ने बेस्ट की नौकरी पाने के लिए एक जुगत लगाई थी और वो जुगत उन्हें मजबूरी में लगानी पड़ी थी। क्यों और क्या जुगत लगाकर जोनी वॉकर को बेस्ट की नौकरी मिली थी, चलिए इस किस्से में जानते हैं। जल्दी ठहरो तो, एक बात तो सुन लो मेरी। मैं ये कहता था, नहीं कुछ नहीं कहता, जाओ। तो इस किस्से की शुरुआत होती है जोनी वॉकर के बचपन से।
बचपन में जॉनी वॉकर की बाईं आंख में कुछ परेशानी आ गई थी। उनके माता पिता उन्हें इलाके की डिस्पेंसरी में लेकर गए, लेकिन उस दिन डिस्पेंसरी में डॉक्टर था ही नहीं, वहाँ कंपाउंडर बैठा हुआ था। कंपाउंडर ने बदरुद्दीन यानी जॉनी वॉकर की परेशानी सुनी और कहा कि मैं आंख में दवाई डाल देता हूँ, दिक्कत ठीक हो जाएगी। कंपाउंडर ने उनकी आंख में दवाई तो डाली, लेकिन उसने गलती से आंख की जगह कान की दवाई जॉनी की आंख में डाल दी। जब उनकी आंख में जलन मची तो कंपाउंडर ने कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, दवाई से थोड़ी परेशानी तो होगी ही, तुम बेफिक्र होकर घर जाओ। 2-3 दिनों के बाद जॉनी वॉकर की आंख में दिक्कत और ज़्यादा बढ़ गई। दाईं आंख से उन्हें धुंधला दिखाई दे रहा था, लेकिन उसका तब कोई प्रॉपर इलाज नहीं हो सका। बदरुद्दीन जब बड़े हुए और उन्होंने बेस्ट में बस कंडक्टर की नौकरी के लिए अप्लाई किया तो उन्हें पता चला कि वहाँ मेडिकल टेस्ट होता है। तब उन्हें लगा कि यहाँ उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि आँखों की जांच में तो वो फेल ही हो जाएंगे। पर चूंकि उस वक्त नौकरी की उन्हें बहुत ज़रूरत थी तो उनके दिमाग में एक तरकीब आई। मेडिकल जांच से एक दिन पहले वो सुबह जल्दी बेस्ट के ऑफिस पहुँचे और मेडिकल रूम में जाकर आँखों के डॉक्टर की कुर्सी के पास लगे चार्ट को अच्छी तरह से याद कर लिया। और चूंकि ईश्वर ने जॉनी वॉकर को कमाल की याददाश्त तोहफे में दी थी, तो अपनी दाईं आंख पर हाथ रखकर उन्होंने उस चार्ट में लिखे अंग्रेजी और हिंदी के सभी अक्षरों को अच्छी तरह से याद कर लिया। वो पूरा चार्ट उनके दिमाग में छप गया। आपके सर पे हाथ फिराना चाहता हूँ, इजाजत हो तो। मालिश। अगले दिन जब जॉनी मेडिकल टेस्ट के लिए पहुंचे और उनकी आंखों की जांच का वक्त आया तो डॉक्टर ने उनकी दोनों आंखों का टेस्ट लेना शुरू किया। पहले डॉक्टर ने उनकी बाईं आंख एक हाथ से बंद कराई और चार्ट पढ़ने को कहा। चूँकि दाईं आंख में तो उनकी कोई दिक्कत थी ही नहीं, इसलिए जॉनी ने बिना किसी परेशानी के तुरंत वो चार्ट पढ़ डाला। अब बारी आई बाईं आंख से वो चार्ट पढ़ने की। जॉनी वॉकर ने अपनी दाईं आंख बंद की और वो चार्ट जो एक दिन पहले वो रट कर गए थे वो एक सांस में पूरा पढ़ दिया। और इसमें काम आई उनकी शार्प मेमोरी यानी तेज़ याददाश्त। बाईं आंख से उन्हें कुछ भी नहीं दिखता था, लेकिन अपनी तेज़ याददाश्त की मदद से जॉनी उस मेडिकल टेस्ट में पास हो गए और इस तरह जॉनी वॉकर को बेस्ट में बस कंडक्टर की नौकरी मिल गई, जो उन्होंने 2 सालों तक की थी। क्या खूब शेरू है दोनों शेरू। साथियों, ये वाला किस्सा भी आपको बहुत पसंद आएगा। ये किस्सा जुड़ा है आनंद फिल्म से। आनंद फिल्म का मुरारी याद है आपको? वही मुरारी जिसका असली नाम तो ईसा भाई सूरत वाला था, लेकिन राजेश खन्ना का किरदार आनंद उसे पहली मुलाकात में मुरारी कहकर पुकारता है। जी हाँ, अपने जॉनी वॉकर जी। आनंद के आखिर में जॉनी वॉकर यानी ईसा भाई आनंद से मिलने जाता है। ईसा भाई को नहीं पता कि आनंद को कैंसर हो गया है। ईसा भाई एक नाटक के लिए आनंद से मिलने आए हैं। यहाँ उन्हें बाबू मोशाय यानी डॉक्टर भास्कर बनर्जी से पता चलता है कि आनंद को कैंसर हो गया है और वो आखिरी स्टेज पर है। ये सुन ईसा भाई को बहुत दुख होता है, लेकिन फिर भी जब वो आनंद से मिलते हैं तो उसी गर्मजोशी से पेश आते हैं जैसे कि हमेशा आते हैं। यहाँ आनंद से वो हल्की फुल्की मजाकियाँ बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर खुद पर काबू नहीं रख पाते और बाहर आकर रोने लगते हैं। रोने वाले उस सीन में जॉनी वॉकर यानी ईसा भाई सूरत वाला अपने मुंह को रुमाल से छिपा लेते हैं। इस सीन से ही ये कहानी जुड़ी है। इतनी जल्दी पर्दा नहीं गिरने दूंगा, इतनी जल्दी पर्दा नहीं गिरने दूंगा। जब इस सीन की शूटिंग चल रही थी तो जॉनी वॉकर जी ने ऋषिकेश मुखर्जी साहब से कहा, क्यों ना ऐसा हो कि मैं जब रोते हुए कमरे से बाहर निकलूं और बेंच पर बैठूं तो अपना मुंह रुमाल से ढककर रहूं। ऋषिदा ने जॉनी वॉकर से पूछा कि उन्हें ये आइडिया क्यों और कैसे आया, तो जॉनी वॉकर साहब बोले, ये फिल्म का क्लाइमैक्स है, लोग ये सीन देखकर रो उठेंगे, लेकिन मुझे डर है कि मुझ जैसे कॉमेडियन को रोता देख वो कहीं हंस ना दे। ये बात ऋषिदा को भी समझ में आई। उन्हें भी लगा कि जॉनी वॉकर एकदम सही कह रहे हैं, लोग उन्हें रोते देखकर हंस सकते हैं। उन्होंने जॉनी वॉकर की सलाह को मानते हुए
उस सीन को ऐसे ही शूट किया। अगर आप अब कभी आनंद देखें तो उस सीन पर गौर कीजिएगा, आपको ये कहानी जरूर याद आएगी। अब बात करते हैं आनंद फिल्म के एक बड़े मशहूर डायलॉग के बारे में। वो डायलॉग है, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है जहां पनाह, उसे ना तो आप बदल सकते हैं और ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है जहां पनाह, उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। आनंद में ये डायलॉग 3 दफा बोला गया है। एक तो सबसे आखिर में जब राजेश खन्ना के किरदार आनंद की मौत के बाद टेप रिकॉर्डर प्ले होता है तब। खामोशाई, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है जहां पनाह, उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। उससे पहले यही डायलॉग तब बोला जाता है जब आनंद और डॉक्टर भास्कर बनर्जी अपनी अपनी आवाज रिकॉर्ड करते हैं। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये डायलॉग पहली दफा कब बोला गया था फिल्म में? चलिए मैं बताता हूँ। पहली दफा ये डायलॉग तब बोला जाता है जब जॉनी वॉकर साहब स्टेज पर अपने नाटक की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और जॉनी वॉकर जी ही ये डायलॉग पहली दफा बोलते हैं। हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा कोई नहीं बता सकता। वैसे यहाँ हमें ऋषिदा की तारीफ करनी चाहिए। एक ही डायलॉग को उन्होंने कितनी आराम से 3 दफा इस्तेमाल किया और तीनों सिचुएशंस पर डायलॉग एकदम फिट बैठता है। पहली दफा कॉमेडी होती है, दूसरी दफा हालात एकदम नॉर्मल होते हैं और आखिरी दफा तो तब ये डायलॉग आता है जब फिल्म देख रहा हर इंसान अपनी आंखों में आंसू लिए बैठा होता है। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है जहां पनाह, उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। अब जॉनी वॉकर साहब की शादी की बात करते हैं। जब जॉनी वॉकर ने नूर जहां जी को शादी के लिए प्रपोज किया था तो नूर जहां जी ने एक शर्त रख दी। उन्होंने जॉनी साहब से कहा कि देखो जॉनी, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें सिगरेट पीना छोड़ना पड़ेगा, एकदम छोड़ना पड़ेगा। इत्तेफाक से जब इन दोनों की ये बातें हो रही थी तब भी जॉनी वॉकर सिगरेट ही पी रहे थे। उस जमाने में वो बहुत सिगरेट पिया करते थे। लेकिन नूर जहां जी की बात सुनकर जॉनी वॉकर बोले, बस इतनी सी बात है, ठीक है, आज के बाद मैं सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। और उन्होंने फौरन अपने हाथ में मौजूद सिगरेट को फेंक दिया। जॉनी और नूर जहां जी के बेटे नासिर खान कहते हैं कि उस दिन के बाद फिर कभी जॉनी वॉकर साहब ने सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। प्यार से करता ऐसा कैसा होगा। नूर जहां जी से जॉनी जी की मुलाकात गुरुदत्त साहब की फिल्म आर पार के सेट पर हुई थी। जॉनी इस फिल्म में एक बड़े अहम किरदार में थे और नूर जहां ने उनकी प्रेमिका का किरदार निभाया था। दोनों पर एक गीत भी पिक्चराइज किया गया था जिसके बोल थे, अरे ना 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 तोबा तोबा। रियल लाइफ का रोमांस रियल लाइफ में कब तब्दील हो गया ये पता ही नहीं चल सका। आर पार फिल्म में नूर जहां जी की बड़ी बहन एक्ट्रेस शकीला ने भी एक बड़ा ही अहम किरदार निभाया था। बात अगर नूर जहां जी के बारे में हो तो बताना ज़रूरी है कि फिल्म इंडस्ट्री में नूर जहां जी नूर के नाम से मशहूर थी। कई लोग उन्हें नूर महल के नाम से भी जानते हैं। नूर जी ने कुछ फिल्मों में बतौर बाल कलाकार भी काम किया था। उनमें से एक थी 1946 में आई अनमोल घड़ी। नूर जी ने उस फिल्म में मलिकाए तरन्नुम नूर जहां के बचपन का किरदार निभाया था और चूंकि इनका नाम भी नूर जहां ही था तो उस फिल्म के मेकर्स ने ही इनका नाम नूर जहां से बदलकर नूर महल कर दिया था। बाद में ये सिर्फ नूर नाम से पहचानी गई। एक और कहानी जानिए और ये कहानी भी आपको पसंद आएगी, इसकी गारंटी है। जॉनी वॉकर साहब की शादी तब हुई ही थी। शम्मी कपूर भी तब गीता बाली जी संग शादी करने का फैसला कर चुके थे। जॉनी वॉकर जी की पत्नी नूर जहां भी एक्ट्रेस रह चुकी थी। 17 अगस्त 1955 को जॉनी वॉकर और नूर जहां की शादी हुई थी। इस शादी में शम्मी कपूर व गीता बाली भी शरीक हुए थे। शम्मी कपूर ने जॉनी वॉकर जी से कहा कि जॉनी,
तुमने और नूर ने तो शादी कर ली है, अब मेरी और गीता की शादी भी करा दो। दरअसल शम्मी कपूर और गीता बाली बिना अपने घर वालों को बताए शादी करना चाहते थे। स्थिति ये थी कि शम्मी कपूर के माता पिता उस वक्त भोपाल में थे। शम्मी जी के छोटे भाई शशि कपूर भी उनके ही साथ थे। वो वहाँ एक नाटक करने गए थे और गीता बाली जी नहीं चाहती थी कि उनके घर वालों को पता चले कि वो शम्मी जी से शादी कर रही हैं। शायद वो खुश ना होते। खैर, जब शम्मी कपूर ने जॉनी वॉकर से अपनी और गीता बाली की शादी कराने को कहा तो जॉनी साहब बड़े हैरान हुए। उन्होंने शम्मी से कहा कि इतनी रात को तुम दोनों की शादी कैसे होगी भाई? फिर जॉनी वॉकर ने शम्मी जी से ये भी कहा कि मैं तो मुसलमान हूँ, मस्जिद में जाकर शादी कर ली, तुम्हें तो किसी मंदिर में शादी करनी होगी ना, फिर इतनी रात को तुम्हारी शादी कहाँ होगी? शम्मी कपूर जी का गीता जी से शादी करने का वो उतावलापन देखिए। कुछ ही दिन बाद वो गीता बाली जी को साथ लेकर एक मंदिर पहुंचे और वहां के पुजारी से कहा कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं। मगर पुजारी ने कहा कि भाई इस वक्त तो मंदिर बंद हो चुका है, आप सुबह आ जाइए, आपकी शादी करा दी जाएगी। फिर अगली सुबह शम्मी जी व गीता बाली जी मंदिर पहुंचे और उनकी शादी हो भी गई। मंदिर में शादी के दौरान शम्मी जी व गीता बाली जी के पास सिंदूर नहीं था। गीता बाली जी ने अपनी एक लाल लिपस्टिक निकाली और शम्मी जी से कहा, आप मेरी मांग में ये लिपस्टिक ही लगा दीजिए। शम्मी जी ने वही किया और आखिरकार इन दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद शम्मी कपूर गीता बाली जी को साथ लेकर अपने घर गए। उस वक्त घर पर उनके दादा दीवान बशेश्वर नाथ कपूर ही थे। शम्मी कपूर ने उन्हें जगाया और कहा, बड़े पापा, मैं आपकी बहू लेकर आया हूँ। दीवान बशेश्वर नाथ जी ने हैरान होते हुए शम्मी जी से कहा, उल्लूदे पट्टे, तू शादी करके आया है? उसके बाद शम्मी जी के दादा उन पर भड़के नहीं, बल्कि उन्होंने इन दोनों को आशीर्वाद दिया। फिर शम्मी कपूर ने अपने बड़े भाई राज कपूर व भाभी को भी फ़ोन करके अपनी शादी की जानकारी दी। राज कपूर तब एक दूसरे घर में रहते थे। उन्हें फ़ोन करने के बाद शम्मी कपूर ने भोपाल अपने पिता को फ़ोन लगाया, उन्हें भी अपनी शादी की खबर दी। हैरत तो तब पृथ्वीराज कपूर जी को बहुत हुई थी, लेकिन उन्होंने भी गीता बाली को अपनी बहू के तौर पर स्वीकार कर लिया। इस तरह अपने दोस्त जॉनी वॉकर जी की शादी के एक सप्ताह बाद यानी 24 अगस्त 1955 को शम्मी कपूर जी ने अपनी प्रेमिका व उस वक्त की नामी एक्ट्रेस गीता बाली से शादी कर ली। बाद में शम्मी कपूर और गीता बाली की शादी का जश्न बहुत धूमधाम से मनाया गया और शम्मी कपूर जी के दोस्त जॉनी वॉकर अपनी पत्नी नूर जहां संग उस जश्न में शामिल होने आए थे। मैं बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है। ए मिस्टर पतिदेव, कहाँ है आपकी वो पत्नी? अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि जॉनी वॉकर और शम्मी कपूर से ही रिलेटेड है। शम्मी कपूर के लिए उनके करियर के शुरुआती साल कतई आसान नहीं थे। भले ही उनके पिता पृथ्वीराज कपूर और बड़े भाई राज कपूर स्टार थे, लेकिन उन्हें सफलता के लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ा। बैक टू बैक उनकी 19 फिल्में फ्लॉप हो गई थी और एक वक्त तो वो आ चुका था जब शम्मी कपूर ने प्लानिंग कर ली थी कि वो दार्जिलिंग के एक टी एस्टेट में मैनेजरी करेंगे, यानी फिल्म इंडस्ट्री छोड़ देंगे। दूसरी तरफ उसी दौरान जॉनी वॉकर तेज़ी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जा रहे थे। साल 1956 में आई छू मंतर नाम की फिल्म में जॉनी वॉकर को लीड रोल दिया गया था और वो फिल्म हिट भी रही थी। शम्मी कपूर जी की किस्मत बदली 1957 में। उस साल आई नासिर हुसैन की फिल्म तुमसा नहीं देखा ने न सिर्फ शम्मी जी को सफलता का स्वाद चखाया बल्कि स्टारडम भी दिया। साल 1958 में जॉनी वॉकर और शम्मी कपूर की एक फिल्म आई जिसका नाम था मुजरिम। फिर ये दोनों दिखे 1960 में आई बसंत में। इस फिल्म में काम करने के दौरान जॉनी वॉकर संग शम्मी कपूर की बहुत बढ़िया दोस्ती हो गई, लेकिन शम्मी कपूर को ये भी एहसास हो गया था कि जिस फिल्म में जॉनी वॉकर होते हैं उसमें हीरो से ज़्यादा लोग जॉनी वॉकर को देखना पसंद करते हैं। जॉनी वॉकर साहब के पुत्र नासिर खान अपने एक यूट्यूब वीडियो के माध्यम से कहते हैं कि शम्मी कपूर साहब ने कुछ प्रोड्यूसर्स से रिक्वेस्ट की थी कि उनकी फिल्मों में जॉनी वॉकर साहब को ना लिया जाए, क्योंकि अगर जॉनी वॉकर फिल्म में होंगे तो फिर उन्हें कोई देखना पसंद नहीं करेगा, सारा क्रेडिट जॉनी वॉकर ले जाएंगे।
यहीं से शम्मी कपूर साहब की फिल्मों में बतौर कॉमेडियन राजेंद्र नाथ जी नजर आने शुरू हो गए। शम्मी कपूर प्रोड्यूसर से कहते थे कि जॉनी वॉकर जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मुझे उनसे कोई ईर्ष्या नहीं है, लेकिन फिल्म में उनकी मौजूदगी मेरे लिए नुकसानदायक है। आपकी जेब में तो नहीं है, लेकिन मेरी जेब में जरूर है, ये देखिए। तो साथियों, जॉनी वॉकर फिल्म इंडस्ट्री के वो पहले कॉमेडियन थे जिनके साथ स्टार लोग भी काम करने से घबराते थे। स्टार्स को डर होता था कि जॉनी वॉकर की प्रेजेंस में उनकी वैल्यू फिल्म में कम हो जाएगी। बाद में ऐसा ही रुतबा सिर्फ एक कॉमेडियन को ही मिल सका, वो थे महमूद साहब। महमूद साहब के साथ काम करने में भी कई स्टार्स के पसीने छूट जाते थे। खैर, जॉनी वॉकर साहब का एक और किस्सा भी जानिए। ये किस्सा फिल्म नया दौर की कास्टिंग के दौरान की है। दिलीप कुमार चाहते थे कि नया दौर में उनके बचपन के दोस्त मुकरी को बतौर कॉमेडियन कास्ट किया जाए, मगर BR चोपड़ा ने जॉनी वॉकर को कास्ट किया, क्योंकि जो इमेज अपने दिमाग में उन्होंने अपनी फिल्म के कॉमेडियन के तौर पर सोची थी, उसमें जॉनी वॉकर ही फिट बैठ रहे थे। अगर आपने नया दौर फिल्म देखी होगी तो आपको याद ही होगा कि जॉनी वॉकर साहब की एंट्री जब होती है तो फिल्म एक अलग ही पेस पकड़ लेती है। उस वक्त सिनेमाघरों में जो लोग नया दौर देख रहे थे वो जॉनी वॉकर के सीन्स पर तालियां बजा रहे थे, सीटियां मार रहे थे। उस फिल्म में जॉनी वॉकर पर एक गाना भी पिक्चराइज्ड किया गया था जिसके बोल थे, मैं बम्बई का बाबू, नाम मेरा मस्ताना। लॉरी टांगा, मशीन बास्केट मैन, वंडरफुल, ग्रेट कॉम्बिनेशन। सुन सुन सुन, अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण, लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए, काहे घबराए, काहे घबराए। साथियों, अब हम जानेंगे कि कैसे प्यासा जैसी डार्क फिल्म में जॉनी वॉकर साहब को ये मस्ती भरा गीत मिला, और ये किस्सा भी आपको पसंद आएगा, इसकी भी पूरी गारंटी है। तो कहानी की शुरुआत होती है इस बात से कि ना तो इस गाने की कोई प्लानिंग थी और ना ही ये तय था कि जॉनी वॉकर प्यासा फिल्म में होंगे। वैसे गुरुदत्त चाहते तो थे कि श्याम वाला कैरेक्टर जॉनी वॉकर से कराया जाए, लेकिन अंत में वो ये भी समझ गए कि वो किरदार जॉनी वॉकर की शख्सियत के एकदम उलट है। वो आखिर में जाकर नेगेटिव हो जाएगा और लोग उसमें जॉनी वॉकर को पसंद नहीं करेंगे। एक दिन गुरुदत्त ने लेखक अबरार अलवी से कहा कि तुम इस फिल्म में जॉनी वॉकर के लिए कोई कैरेक्टर डेवलप करो। अबरार अलवी ने साफ इनकार कर दिया। वो बोले, प्यासा इतनी इंटेंस फिल्म है, इसकी थीम इतनी डार्क है, इसमें भला जॉनी वॉकर को कैसे एडजस्ट किया जाएगा। मगर गुरुदत्त नहीं माने। वो कई दिनों तक अबरार अलवी से इसी बारे में चर्चा करते रहे कि जॉनी को कैसे प्यासा फिल्म में लाया जा सकता है। गुरुदत्त जब भी अबरार अलवी से जॉनी वॉकर के बारे में बात करते, अबरार अलवी उन्हें यही जवाब देते कि प्यासा एक सीरियस फिल्म है, इसमें मस्ती मजाक का कोई स्कोप ही नहीं है। और गुरुदत्त हर दफ़ा उनसे यही कहते थे कि कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है। एक दफ़ा तो गुरुदत्त और अबरार अलवी के बीच जॉनी वॉकर को लेकर बहस इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि गुरुदत्त जी ने साफ कह दिया कि अगर जॉनी वॉकर फिल्म में नहीं होगा तो मैं ये फिल्म बनाऊंगा ही नहीं। वहीं अबरार अलवी ने भी कह दिया कि जॉनी वॉकर के लिए मैं ये कहानी ख़राब नहीं होने दूंगा। यानी मामला एकदम टेंस हो गया था। एक दिन प्यासा के ही एक सीन की शूटिंग के लिए गुरुदत्त, अबरार अलवी व जॉनी वॉकर तथा अन्य कुछ लोग कलकत्ता गए थे। कलकत्ता में भी फ्री टाइम में इसी बात का जिक्र चलता रहा कि जॉनी वॉकर को प्यासा में लिया जा सकता है कि नहीं। फिर एक दिन गुरुदत्त ने अबरार अलवी और जॉनी वॉकर को साथ लिया और होटल के सामने मौजूद विक्टोरिया गार्डन में जाकर आराम से बैठने का फैसला किया। उस दिन तय किया गया था कि आज काम के बारे में कोई बात नहीं की जाएगी, आज सिर्फ आराम किया जाएगा, चाय वगैरह पी जाएगी और पुचके का स्वाद लिया जाएगा। विक्टोरिया गार्डन की एक दुकान पर ये तीनों पुचके खा ही रहे थे कि तभी गुरुदत्त साहब को पीछे से आती एक आवाज़ सुनाई दी, मालिश, तेल मालिश, चंपे। गुरुदत्त ने उस आवाज़ की तरफ देखा। उन्हें एक मालिश वाला ये आवाज़ लगाते दिखा। फिर उन्होंने अबरार अलवी से कहा, अबरार, तुम कहते हो ना कि ये फिल्म बहुत हैवी है, ये इतनी इंटेंस है कि इसमें कॉमेडी डाली ही नहीं जा सकती,
तो कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को ये फिल्म कतई बोझिल लगने लगे। इसलिए तुम फिल्म में एक चंपी वाले का रोल डालो। ये रोल जॉनी करेगा और ये बीच बीच में लोगों की टेंशन दूर करता रहेगा। जाना नहीं है, मैं सेठ को खलास करके अभी आया। क्या कहा? यहाँ ये बात भी आपको बता दूं साथियों कि अभिनेता बनने से पहले जॉनी वॉकर बस कंडक्टर थे, और ये बात तो हम सभी जानते हैं। लेकिन उससे भी पहले, यानी बस कंडक्टर बनने से भी पहले, जॉनी वॉकर मुंबई के माहिम इलाके में रात में लगने वाले मेले में साइकिल पर विभिन्न प्रकार का सामान बेचा करते थे, और उस वक्त वो तरह तरह की आवाज़ें निकाला करते थे। गुरुदत्त इस बात से वाकिफ थे, तो उन्होंने उस दिन कलकत्ता में जॉनी वॉकर से कहा कि तुम ऐसे ही आवाज़ बदलकर इस मालिश वाले की नकल करने की कोशिश तो करो। फाइनली अबरार अलवी को भी गुरुदत्त जी के इस आइडिया से कन्विंस होना पड़ा, और आखिरकार उन्होंने प्यासा के लिए अब्दुल सत्तार का किरदार लिखा, और उस किरदार के लिए एक पूरा गाना भी साहिर लुधियानवी जी से लिखवाया गया। गाने को रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ दी और वो एक कालजयी गाना बना। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए। एक लास्ट बात और, इस गीत का वीडियो देखने पर हमें लगता है कि ये मानो कलकत्ता के विक्टोरिया गार्डन में ही फिल्माया गया हो, लेकिन वास्तव में ये गीत बॉम्बे में ही कलकत्ता के विक्टोरिया गार्डन जैसा दिखने वाला सेट लगाकर फिल्माया गया था। इस सेट का निर्माण करते वक्त एक एक स्ट्रीट लाइट, बेंच और फेंसिंग का ध्यान बड़ी बारीकी से रखा गया था, ताकि कोई ये अंदाज़ा ना लगा सके कि ये गीत विक्टोरिया गार्डन में नहीं, कहीं और शूट हुआ है। आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए। और अब इस वीडियो का एक सबसे आखिरी किस्सा, मुझे यकीन है कि आपको ये किस्सा भी बहुत पसंद आने वाला है दोस्तों। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आया कि कोई कमी रह गई, क्या कमी रह गई ये भी बताइएगा। और अगर ज़्यादा ही पसंद आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल किस्सा टीवी को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए किस्सा सुनाता हूँ। बुढ़ापे में जॉनी वॉकर और मुकरी दोनों के दांत गिर गए थे। रूपा, 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 कहाँ है रूपा? किधर है? देखो, अब तो दिखाना। बुढ़ापे में जॉनी वॉकर और मुकरी दोनों के दांत गिर गए थे और दोनों को डेंचर पहनना पड़ता था। एक दफ़ा दिलीप कुमार के साथ जॉनी वॉकर और मुकरी दोनों किसी पॉलिटिशियन के चुनाव प्रचार में पहुंचे। रात को उन्हें एक होटल में ठहराया गया। दिलीप कुमार उस रात जल्द सोने चले गए। मुकरी और जॉनी वॉकर बैठे बातें कर रहे थे। इनके एक और दोस्त यूसुफ लकड़ावाला इनके साथ थे। यूसुफ लकड़ावाला ने उस दिन इन दोनों के साथ एक प्रैंक कर दिया। दरअसल रात को जब ये दोनों अपने डेंचर निकालकर बातें कर रहे थे तो यूसुफ लकड़ावाला ने चुपके से इनके डेंचर आपस में बदल दिए। मुकरी के डेंचर साइज में ज़रा छोटे थे। अगले दिन सुबह जॉनी वॉकर मुकरी से पहले जाग गए। उन्होंने अपने डेंचर पहनने की कोशिश की, लेकिन वो डेंचर उनके मुंह में फिट हो ही नहीं रहे थे। होते भी कैसे, वो तो मुकरी के डेंचर थे। उस दिन 2 घंटे तक जॉनी वॉकर वो डेंचर अपने मुंह में फिट करने की कोशिश करते रहे। फाइनली जब मुकरी जगे और उन्होंने जॉनी वॉकर से कहा कि जाने क्यों आज उनका डेंचर ढीला आ रहा है, तो जॉनी को समझ में आया कि कुछ लफड़ा है। उन्होंने मुकरी से वो डेंचर लिया और पहना, और चूंकि वो उनका ही डेंचर था तो फ़ौरन फिट हो गया। फिर उन्होंने मुकरी साहब को वो डेंचर पहनने को दिया जिसके साथ वो सुबह से माथापच्ची कर रहे थे। मुकरी साहब का डेंचर भी उनके मुंह में फिट हो गया। वो दोनों ये तो समझ गए कि उनके डेंचर आपस में बदल गए थे, लेकिन बदले कैसे ये उन्हें अभी समझ में नहीं आया था। और जब जॉनी वॉकर ने यूसुफ लकड़ावाला से पूछने के लिए उनकी तरफ देखा तो यूसुफ लकड़ावाला अपनी हंसी पर काबू ना रख सके। जॉनी वॉकर समझ गए कि ये यूसुफ लकड़ावाला की शरारत है। वो ज़ोर से हंसे और उन्हें पीटने उनके पीछे दौड़े। फिर जब उन्होंने मुकरी साहब को पूरा मामला बताया तो मुकरी भी ज़ोर ज़ोर से हंसे। फिल्म की तरह आया है क्या? नहीं उस्ताद, थोड़ी सी सुन के आया था। साथियों, चलते चलते आखिर में एक और किस्सा आपको बता देता हूँ। ये भी जान लीजिए, आपको पक्का पसंद आएगा। ये किस्सा भी यूसुफ लकड़ावाला ने एक इंटरव्यू में बताया था। उनके मुताबिक मौत से कुछ साल पहले जॉनी वॉकर ने उनसे 2.5 लाख रुपए उधार लिए थे। किन्हीं वजहों से वो तय समय पर यूसुफ लकड़ावाला को
उधार की वो रकम लौटा ना सके। लेकिन अपनी मौत से 6 महीने पहले एक दिन यूसुफ लकड़ावाला के पास जॉनी वॉकर का फ़ोन आया। उन्होंने यूसुफ लकड़ावाला को घर आने को कहा। यूसुफ लकड़ावाला जब उनके घर पहुंचे तो 2.5 लाख रुपए उनकी तरफ बढ़ाते हुए जॉनी वॉकर ने कहा कि मरने से पहले हिसाब किताब क्लियर कर देते हैं। जॉनी साहब ने पैसे लौटाने में हुई देरी पर यूसुफ लकड़ावाला से अफसोस भी जताया था। यूसुफ लकड़ावाला को वो 2.5 लाख रुपए थमाने के बाद जॉनी वॉकर बोले कि अब मैं खुश हूँ, अब सुकून रहेगा कि मरने से पहले मुझ पर किसी का कर्ज नहीं रहा।